नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी आज दिल्ली वासियों को देंगे सौगात, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शिलान्यास प्रधानमंत्री स्वाभिमान अपार्टमेंट की देंगे सौगात। अशोक विहार में नवनिर्मित फ्लैटों का करेंगे उद्घाटन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्लैटों की सौगात दी जा रही है। पीएम मोदी 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का करेंगे उद्घाटन। सरोजनी नगर में जीपीआरए टाइप 2 क्वार्टर का करेंगे उद्घाटन। द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वीर सावरकर कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। तो आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के दौरे पर होंगे और विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। पीएम मोदी आज दिल्ली वासियों को कई सौगात देंगे, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्वाभिमान अपार्टमेंट की देंगे सौगात। अशोक विहार में नवनिर्मित फ्लैटों का करेंगे उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचकर चुनावी बिगुल फूकेंगे। आज शंखनाद होगी। भाजपा पार्टी भी कमर कस चुकी है चुनाव को लेकर। और आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचकर दिल्ली वासियों को कई सौगात देने वाले हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्लैटों की भी सौगात देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, चुनावी बिगुल फूकेंगे। कितने बजे उनका ये दौरा, कब तक वो पहुंचेंगे दिल्ली, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के दौरे पर है और कहीं ना कहीं दिल्ली दौरा जब प्रधानमंत्री मोदी जी का होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी जाती है। चाहे वो कलेक्टर झुग्गियों की बात करें या फ्लैट की बात करें या आम जनता की बात करें, क्योंकि गरीब के लिए हमेशा प्रधानमंत्री मोदी पर खड़े रहते हैं और कहीं नई नई योजना देते जा रहे हैं। ऐसे में अब जो आज की जो उनके रोड शो है यानी लगातार जो चुनावी रैली इससे पहले यानी चुनाव आने वाले हैं और अभी चुनाव घोषणा भी होने वाली है, तो दिल्ली के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम रखे गए हैं वो कहीं न कहीं चुनावों की पूरी जो रेखा है वो बदल सकती है। क्योंकि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वहाँ पर लगातार कहीं न बीजेपी काफी कर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए देश की जनता के लिए हट के काम करते हैं। और आज जिस तरह से कॉलोनियों में, क्योंकि पहले भी पुनर्वास की बात कही, जहाँ जो कि वही मकान की बात कही, कुछ नई कॉलोनियां जो बनाई जा रही हैं जहाँ पर झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं उनके आधार पर उनको मकान दिए जाते हैं और काफी दिए जाते हैं। तो ऐसे हम देख रहे प्रधानमंत्री जिस आज 4500 करोड़ रुपए की सौगात दिल्ली के अंदर सौगात देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात है। और आने वाली विधानसभा में जनता जो गरीब जनता के लिए, क्योंकि जो हमने कई ऐसी कॉलोनियां देखी हैं उस एरिया में बहुत कॉलोनियां ऐसे हैं जहाँ पर वो लोग मजबूर हैं रहने के लिए, उन्हें दोबारा से मकान नहीं मिल पाते। तो ऐसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये विकल्प किया है कि आज मैं उन लोगों को सौगात दूंगा जो बेचारे गरीब लोग हैं और उनके रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि चिन्हित लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जो पैन कार्ड बने हैं या फिर जो राशन कार्ड है उनके बने हैं, गरीबी रेखा वाले, उनको भी विकसित किया जा रहा है। तो देखिए कहने की जो तैयारी है और ये प्रधानमंत्री जी आज बहुत बड़ा सौगात दिल्ली को देने जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में चुनावी शंखनाद भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कितने बजे उद्घाटन होगा और क्या कुछ लाभ मिलने वाला है जनता को? देखिए, ये 12 बजे के आसपास का प्रोग्राम बताया है नौरोजी नगर में, क्योंकि वहाँ पर हो चुका है लेकिन तैयारी है, रूट लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि उसके बाद लगा प्रधानमंत्री कई दिल्ली के अंदर रोड शो है, कहीं दिल्ली के अंदर कई ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री के पास बिजली है। तो ऐसे में दिल्ली में इस प्रधानमंत्री की पहली रैली है और लगातार जिस तरह से चुनाव से पहले तो कहीं ना कहीं वोट भी वही आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई रैलियां होते हैं, उस तरह उनसे भी घोषणा की जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है ये कहीं ना दिल्ली की जनता को लुभाने वाला है और प्रधानमंत्री को लोग देश के जो जनता है वो पसंद भी करती है और उनके चाहने वाले बहुत है और ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं डबल सरकार बने। बिल्कुल, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता बेहद पसंद करती है और आज दिल्ली का दौरा है कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के फेवर में आई थी। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए खास तौर पर बीजेपी क्या कुछ रणनीति तैयार कर सकती है अजय?
बिल्कुल, देखिए अगर लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो बीजेपी का जिस तरह से फ्रंट है तो 50-52 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने बहुमत पाई थी। यानी कि लोकसभा के अंदर देखा गया तो हर विधानसभा में कहीं न कहीं उनकी 7 से 8 सीटें आई हुई थी। तो उसके आगे से देखा जाए तो आज विधानसभा के अंदर बीजेपी बहुमत में है। लेकिन दिल्ली का विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर होता है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा बने रहे। लेकिन दिल्ली की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं अलग अलग है, क्योंकि ये 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टी लगातार जो जोर शोर से अभी अपना जो रोड मैप तैयार कर रही हैं, किस तरह से दिल्ली सरकार बनाई जाए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो क्या बढ़ता है या घटता है, क्योंकि लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ ही वोटों से पिछली बार विधानसभा में हारी थी। लेकिन इस बार देखना ये होगा तो कांग्रेस इसमें लगातार बढ़त करती नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं आम आदमी पार्टी को भी झटका लग सकता है। तो सवाल ये है कि जैसे प्रधानमंत्री लगातार जो योजना देते हैं तो दिल्ली के अंदर कई ऐसी योजना है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक लागू नहीं की जाती। लोग ये भी चाहते हैं कि अन्य राज्यों में है तो क्यों नहीं दिल्ली के अंदर हो पाती है। तो लोग ये भी देखते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री देते हैं लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं है। तो देखिए हेल्थ की बात करें या सुविधा के राशन की बात करें, ऐसी कई योजना है। तो देखिए जिस तरह से आज कलेक्टर झुग्गियों को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। जो गरीब लोग हैं बेचारे अभी तक वो झोपड़पट्टी में रहते नजर आए थे, हो सकता है उनके सपने आज पूरे होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आज फ्लैट के माध्यम से उन लोगों का भी अपना घर होने का वो सपना, अपना फ्लैट होने का वो सपना पूरा होगा। सवाल यही है, क्योंकि अगर हम देखें क्योंकि चुनावी मौसम है दिल्ली में और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें, इंडिया गठबंधन के तहत 2 सहयोगी दल आम आदमी पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की आपसी सहमति नहीं बनी। दोनों ही अलग अलग राहों पर नजर आए थे हरियाणा चुनाव में, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई। इस बार भी कुछ ऐसे ही जो नजारे हैं वो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अलग है, उसकी रणनीति अलग है, आम आदमी पार्टी की अपनी रणनीति है। ऐसे में बीजेपी क्या इस बार आपसी कलेश का फायदा उठा पाई? देखिए जो बीजेपी वोट बैंक से देखा जाता है काफी आगे बढ़ी होती है, लेकिन जो हार है वो कुछ ही वोटों से होती है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो फेट किया है, जो लोग दिल्ली के अंदर रोड शो किया है, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं कि आखिरकार जो कांग्रेस थी विकास करती थी। क्योंकि लोग जो जनता है दिल्ली की वो कहीं ना कहीं इनके विधायकों से मंत्रियों से परेशान है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस राज्य में हमेशा किसी ने गरीब का भी काम होता था, वहीं बीजेपी के भी राज्य में एमसीडी में काम होता था। लेकिन देखना भी होगा कि एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है और विधानसभा भी। तो ऐसे में दिल्ली की जो जनता है, जो उनकी कॉलोनियां हैं वो बहुत ज्यादा गंदगी में रहने को मजबूर है, गंदा पानी वहाँ लगातार भरा रहता है। तो लोग कई ऐसी जगह देखा गया है कि आखिरकार काफी वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी इस पर बुनाती हुई नजर आएगी। क्या उसका फायदा बीजेपी पार्टी को इस बार मिलेगा विधानसभा चुनाव में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही खबर लखनऊ से है, जहां होटल शरणजीत में 5 लोगों की हत्या मामले में 3 डॉक्टरों के खिलाफ 3 डॉक्टरों के पैनल ने शवों का पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पिता बदरुद्दीन उर्फ बदर के साथ मिलकर अरशद ने तड़पा कर मां और बहनों की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अरशद ने मां अस्मा और बदर ने सबसे छोटी बेटी आलिया का गला दबाकर मारा था। वहीं तीनों बहनों की दोनों हाथों में की जो नसें थी वो काट दी गई थी। इसके गहरे घाव भी मिले हैं। असद ने सबसे बड़ी बहन अलशिया का गला भी रेता था। सूत्रों के अनुसार आरोपी असद ने पुलिस से सोशल मीडिया में आए रिएक्शन के बारे में भी पूछताछ की। आपको बता दें कि शरणजीत होटल में हुए हत्याकांड के बाद आरोपी असद ने खुद को सरेंडर कर दिया था, जबकि पिता फरार चल रहा है। वहीं पुलिस की 3 टीमें अभी भी आरोपी बदर की तलाश में जुटी है। वहीं बदर पुलिस से सोशल मीडिया पर आए हुए रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में तमाम खुलासे किए गए हैं। इस तरीके से निर्मम हत्या असद और उसके पिता बदर ने अपनी बीवी और 4 बेटियों का किया है। इसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है, खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वीडियोग्राफी भी कराया गया। पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पिता बदरुद्दीन उर्फ बदर के साथ मिलकर असद ने अपनी मां और बहनों की हत्या की थी। निर्मम हत्या की गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि असद ने मां अस्मा और बदर ने सबसे छोटी बहन आलिया को मौत के घाट उतारा। वहीं लखनऊ के होटल में हुए सामूहिक मर्डर कांड के बाद
अब सभी 5 मृतकों की डेड बॉडी संभल पहुंची है। महिला और उसकी 4 बेटियों की डेड बॉडी को परिजन घर पर ले आए हैं। एक साथ 5 शवों को देखकर परिवार में गम का माहौल छा गया है। वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद और उसके पिता को सरकार से फांसी देने की मांग की जा रही है। इस हत्याकांड ने देश को दहला दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किस तरीके की मानसिकता इन दोनों आरोपियों में पनप रही होगी। हालांकि असद ने इस हत्याकांड का वीडियो भी बनाया, साथ ही साथ ये सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह संभल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, संभल पहुंचे हैं, पहुंचाया गया है 5 शवों को, आखिर क्यों? क्या कुछ संभल से कनेक्शन है इस लखनऊ हत्याकांड का? तो 5 लोगों की हत्या हुई है, तो बताया जा रहा है कि उसके कनेक्शन जो है, उसकी जो हत्या हुई महिला की, उसकी नंसार यहाँ पर थी और बच्चों जो है उसके नंसार संभल की रहने वाली है और उनकी शादी आगरा में हुई थी। बताया जा रहा है कि उसके परिवार वालों में और कोई नहीं है, जबकि उसकी डेड बॉडी की ले सका। उसके मामा के लिए फोन आया, उसने कहा कि जो है कि उसने हत्या कर दी है अपने परिवार की। और वहाँ पहुँचने के बाद में उसके मामा पहुँचने के बाद में आज डेड बॉडी संभल आती है और आने के बाद में उनका की बात की जा रही है। और वहाँ पर आसपास के लोगों ने मांग की गई है कि जो भी हत्या की गई है उनके पिता को उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो अभी कैसा माहौल है संभल में, क्योंकि सभी 5 मृतकों की डेड बॉडी संभल पहुंच चुकी है? जी बता दूं, सभी 5 लोगों की डेड बॉडी संभल पहुंच चुकी है और आसपास के लोगों में कमी का माहौल है। आने जाने वाले बहुत लोग जा रहे हैं, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। उनके हमने परिवार वालों से बात की कि इसके परिवार में और कोई नहीं है जो इनकी ननिहाल में जो वहाँ पर जो आगरा में रहते थे। उनका कहना है कि उन लोगों ने कोई कुछ नहीं ली है और उनका कहना है कि उन लोगों ने आगे भी देखा है। तो इसलिए डेड बॉडी जो 5 डेड बॉडी संभल उनके मामा लेकर आए हैं। पुलिस से सूचना करी थी कि इनसे आपको उनके भांजे से बात हुई थी, फोन आया था कि उनका कहना है कि जो है उन्होंने होटल में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद उनका फोन कितने में काट दिया गया था। उनके मामा ने बताया ये जानकारी मिलने के बाद में उनके पैरों से मस्जिद निकल गई और सीधा वो लखनऊ पहुंचे। और लखनऊ पहुंचने के बाद में पुलिस तैयारी करने के बाद में उनकी डेड बॉडी उसको सौंप दी गई और डेड बॉडी आज संभल आ चुकी है। डेड बॉडी संभल तो पहुंच चुकी है, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है सतीश कि अब बने रहिए सतीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये लखनऊ हत्याकांड जिसने पूरे देश के ही दिल को दहला दिया है, अब डेड बॉडी संभल पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन लगातार आरोपी बदर की तलाश में जुटी है। क्या कुछ लीड मिल पाएगी अभी तक आसिफ? देखिए सुरती, लखनऊ में हुई सामूहिक हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बाप और बेटे ने किस हद तक क्रूर और शातिर थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिता के साथ मिलकर अरशद ने तड़पा कर मां और 4 बहनों की हत्या किया था। और जिस तरह से रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अरशद ने मां आसमा और उसके पिता बदर ने सबसे छोटी बेटी आलिया का दम घोट कर मारा था। वहीं 3 अन्य बहनों की दोनों हाथों की नसें काट दी थी, हाथों पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। और अरशद ने सबसे बड़ी बहन आलिया का गला भी रेता था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशीली दवा और शराब पिलाने की पुष्टि नहीं हो पाई थी। डॉक्टरों के पैनल ने सभी शवों की स्लाइड भी सुरक्षित रख लिया था। अगर बात करें पुलिस कार्रवाई की, तो उसके पहले अगर जिस तरह से सातराना अंदाज में असद और उसके पिता बदर ने योजना बनाई थी, हत्याकांड का प्लान तैयार किया था, और जिस तरीके से यह परिवार जो है पहले अजमेर पहुंचा, अजमेर पहुंचने के बाद लखनऊ पहुंचा। हालांकि जो है अजमेर में भी सभी की हत्या का प्लान था, लेकिन वहां पर यह लोग सफल नहीं हो पाए। 30 दिसंबर को राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं
इन सब के दौरान ना तो उसकी माँ अस्मा और ना ही उसकी बहनों बिल्कुल को ऐसे में पता ये था। माना जा सकता है आसिफ कि कई दिनों से पिता और बेटे ये प्लान बना रहे थे हत्या का। क्या इसका आइडिया, इसकी जानकारी महिलाओं को थी, बेटियों को थी, माँ को थी क्या? देखिए श्रुति, जिस सातराना अंदाज में पिता बदर और भाई अरशद ने यह प्लान तैयार किया था, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी। यह लोग 30 दिसंबर को लखनऊ पहुंचे और 31 दिसंबर को यह लोग हंसी खुशी जो है खम्मन पीर बाबा की मजार है जो चारबाग रेलवे स्टेशन पे है वहां पहुंचे। वहां पर 31 दिसंबर की रात में सभी का कत्ल कर दिया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है कि असद ने पिता बसर के साथ माँ और बहनों की फोटो भी चादर चढ़ाते हुए खींची और काफी खुशनुमा माहौल दिख रहा था। हालांकि अब पुलिस की तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है और बदर की तलाश में 100 से ज्यादा कैमरे खंगाले गए हैं। अगर बात करें राजधानी लखनऊ के नाका पुलिस और मध्य जोन की सर्विलांस टीम लगातार बदर की तलाश बिल्कुल ऐसे में बदर की तलाश लगातार जारी है आसिफ, पूछताछ भी की जा रही है। आपके पास वापस लौटेंगे, सतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संभल से। सतीश, अभी वहाँ का माहौल कैसा है? क्या पुलिस प्रशासन की भी तैनाती है वहाँ पर? हम आपको बात की जाए तो उसके मामा का कहना है कि यहाँ पर जो है आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं और पुलिस बल भी मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी और हत्या के दौरान डेड बॉडी से संभल आई है। उनके मामा उनसे कहना है कि जो है कि मेरी बहन से बात कम से कम 2 से 3 महीने पहले हुई थी और होने के बाद में वहाँ पर जो है बहन बहुत खुश थी और परिवार वालों से बात होती थी। 3 महीने पहले बात नहीं हुई, वरना कभी ये संतोष था कि ये जो है उसके भांजा और उसका लंडू उससे निर्मल हत्या कर देगा। इसी को बताते हुए उन्होंने कहा कि जो है जिस तरह हत्या की गई है उन्हें फांसी की सजा की मांग की गई, यानी कि फांसी की मांग की जा रही है लगातार सतीश, क्योंकि वहां का माहौल बेहद गमगीन है, मातम में तब्दील हो गया है। सवाल ये है क्योंकि लगातार जो असद है, असद के अगल बगल जो लोग रहते हैं, जो उनको जानते हैं, वो लोग उसे सिरफिरा बता रहे हैं। मायके वाले लोगों का क्या कुछ कहना है? किस तरीके का व्यवहार था दोनों ही बाप बेटे का? हम बता दें, जब उनके परिवार वालों से बात की गई तो उसका कहना था कि हमारी ये बात होती थी, आते थे जाते थे, कभी शादियों में आते थे, पर लेकिन कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, कभी ऐसी बात नहीं हुई, कभी उनके घर में मन मुताबिक वाली बात नहीं हुई। उनकी बहन ने भी कभी शिकायत नहीं करी, भांजियों ने भी कभी नहीं कहा कि ये हमें परेशान, हमारा भाई परेशान करता है। लेकिन क्या इनके दिल में आया और इसने जो भांजे ने और मैंने क्या षड्यंत्र रचा था, खड़े रचना के बावजूद इन्होंने निर्मल जो है हत्या कर दी गई है। ठीक है, वापस लौटेंगे सतीश आपके पास। आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्या कोई लीड मिल पाई है पुलिस प्रशासन को? साथ ही साथ क्योंकि अब लोग सिरफिरा बता रहे हैं असद को, कहा यह भी जा रहा है कि वो हमेशा ही अपनी माँ बहनों से मारपीट क्या करता था, उन्हें कैद में रखा करता था। जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से इस मामले में हर रोज नया खुलासा हो रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में हत्याकांड की वारदात अंजाम देने के बाद जिस तरह से अरशद ने वीडियो वायरल किया और कहा कि उसके पड़ोसियों की वजह से उसने यह बड़ी वारदात अंजाम दी है, लेकिन अब पुलिस तफ्तीश में साफ हो चला है कि अरशद ने वीडियो वायरल किया था पड़ोसियों को बेवजह फंसाने के लिए। और वहीं अगर पुलिस तफ्तीश की बात करें तो अभी तक जिस तरह से बदर फरार बताया जा रहा है, क्योंकि अरशद ने पुलिस को यह बयान दिया था कि उसने अपने पिता बदर को वारदात के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें चारबाग रेलवे स्टेशन के बजाय चारबाग बस स्टॉप पर बदर देखा गया है। दोनों लोग बातचीत कर रहे थे और 100 से अधिक कैमरे खंगाले जा चुके हैं। अभी तक बदर का कोई रास्ता पता नहीं चल सका है। करीब 3 टीमें बदर की तलाश में जुटी हुई है। और श्रुति, सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि सबसे छोटी बेटी आलिया जो 9 साल की थी, उसका 1 जनवरी को बर्थडे भी था। उसके पहले पिता और भाई ने उसको विश भी किया था, उसकी लंबी उम्र की दुआ भी दी थी। लेकिन सुबह होते होते उसकी डेड बॉडी जो है मिलती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है गला दबा कर बेरहमी से। और कहीं न कहीं जिस तरह से कातिलाना अंदाज में अरशद ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश
की पड़ोसियों को फंसाने की साजिश रखी। अब धीरे धीरे सारी तस्वीरें साफ होती जा रही है। पुलिस अब अरशद को एक बार फिर से रिमांड लेगी और कई ऐसी सच्चाई है जो वो उगलवाएगी। और बात अगर आगरा की करें तो आगरा में यहाँ परिवार से कोई संबंध नहीं रखता था पड़ोसियों से, और डीजे तेज आवाज में बजाया जाता था। बताया भी जा रहा था कि अक्सर पिता बदर और अरशद माँ और बहनों को मारता। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका और सतीश सिंह आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो संभल में मृतक महिला का मायका है जहां पर डेड बॉडी पहुंचाई गई है। खबरों बढ़ते हैं आगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडलर एक्स पर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है। भाजपा युवाओं का भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा है कि एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। युवाओं की आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। राहुल गांधी का ये एक्स पर पोस्ट और बीजेपी सरकार पर वो हमला बोलते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। भाजपा पर करारा तंज कसा है। युवाओं को एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है बीजेपी। सरकारी भर्ती में विफलता, अन्याय किया जा रहा है युवाओं के साथ। तो एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी ने हमला बोला है बीजेपी पर। तो सरकारी भर्ती में विफलता को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए। बीजेपी पर तीखा हमला बोला है राहुल गांधी ने। एक्स पर पोस्ट की, अपनी बातों को रखते हुए वो नजर आए। भाजपा पर तीखा हमला बोला है राहुल गांधी ने। एक्स पर ये करारा पोस्ट, युवाओं के भविष्य पर सवाल उठाए। वहीं लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाली यात्रियों से भरी बस पलट गई है। 2 दर्जन के करीब यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है CHC केंद्र। तेज रफ्तार से बस मोड़ने से हुआ ये हादसा। नशे में बताया जा रहा था चालक। तो नेपाली यात्रियों से ये भरी बस पलट गई है। तेज रफ्तार से टर्न करते वक्त ये हादसा हुआ है। नशे में था ड्राइवर, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। 2 दर्जन के करीब यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए CHC केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तेज रफ्तार से बस टर्न करते वक्त ये हादसा हुआ है। नशे में बताया जा रहा था चालक। लखीमपुर खीरी में ये बस हादसा, नेपाली यात्रियों से ये भरी ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दो दर्जन के करीब यात्री घायल बताए जा रहे हैं और इन सभी को CHC केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है केंद्र, जहां पर उनका इलाज जारी है। तेज रफ्तार से बस टर्न करते वक्त ये हादसा हुआ है। नशे में बताया जा रहा है चालक। नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बस चला रहा था चालक, और उसके बाद ये हादसा हुआ है। नेपाली यात्रियों से भरी ये बस पलट गई है। 2 दर्जन के करीब यात्री इसमें घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए CHC केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तेज रफ्तार से बस टर्न करते वक्त ये दर्दनाक हादसा हो गया। नशे में बताया जा रहा था चालक, नशे में ड्राइव कर रहा था, ये वहां के लोगों का कहना है। तेज रफ्तार से बस को टर्न करते वक्त ये हादसा हुआ है। नेपाली यात्री इस बस में यात्रा कर रहे थे और ये बस पलट गई है। 2 दर्जन के करीब यात्री इसमें घायल हो गए हैं। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल वहां पर, लोग बेहद व्याकुल और परेशान।
2 दर्जन के करीब यात्री इसमें घायल हो गए हैं। सभी को CHC रेफर किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राम जी लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, ये बेहद दर्दनाक हादसा, अभी कैसा माहौल है वहां पर? क्या सभी घायलों को उपचार के लिए CHC केंद्र भर्ती करा दिया गया है? कैसी हालत उन लोगों की? बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें जिस तरीके से जो डबल डेकर बस पलटी है, ये पुणे महाराष्ट्र जा रही थी। ये नेपाल का जो एरिया पड़ता है, नेपाल के पड़ोस से पलिया कला पड़ता है, जहां से संपूर्ण भारत से बसें चलाई जा रही हैं। और वो बस डबल डेकर बस थी। कहीं ना कहीं चालक की लापरवाही सामने आई है। मैलानी थाना क्षेत्र के तिकोनिया मोड़ पे एक हादसा हुआ है। इस हादसे में जो चालक है, से एक शख्स बताया जा रहा था कि शराब पिए हुए था। शराब के नशे में बस पलट गई। बस पलटने के बाद लगभग उसमें जो सवारियों का एक कोरम होता है कि सवारियां कितनी बैठाई जाएं, लेकिन जिस तरीके से धसाधस बस भरी थी, बस पलटने के साथ साथ में लगभग गंभीर हालत में 3 जो यात्री हैं उनको लखीमपुर रेफर किया गया है। अब बाकी 20 लोग जो घायल हुए हैं उनका इलाज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय परिवर्तन प्रशासन है, परिवहन विभाग है, इनकी एक बड़ी लापरवाही है कि बसें कहाँ जा रही हैं, कौन परमिट दे रहा है, कौन कौन कहाँ जा रही हैं, ये सोचने का विषय है। श्रुति, बिल्कुल, क्या ये सरकारी बस थी राम जी या फिर प्राइवेट? और अभी वहां पर कैसा माहौल है? साथ ही साथ ये बताइए, क्या जो चालक है वो फरार हो गया है या उसे गिरफ्तार कर लिया गया? उसकी स्थिति कैसी है अभी? देखिए, जब बस पलटी है उसके नीचे एक पिकअप गाड़ी भी आ गई थी। पिकअप गाड़ी भी पिछक गई। जिस तरीके से बाल पिकअप वाले सवार बचे हैं, लेकिन जो चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी उसकी नहीं हो पाई है कहीं ना कहीं। तो सोचने का विषय है कि पुलिस पहुंची है, उसके साथ चालक फरार हो गया था। और जो बस पलटी है, बस में चीख पुकार मच गई थी। जो आस पड़ोस के लोगों ने एकदम से मदद की बाद पुलिस पहुंची, उसके बाद उनको पहुंचाया गया अस्पताल। इस पूरे हादसे में राम जी वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? जो यात्रा कर रहे थे उन यात्रियों का क्या कुछ कहना है? यात्रियों का कहना था कि जिस तरीके से जो ड्राइवर था वो बस स्पीड में चला रहा था कि जिसको स्पीड से देखने को मिल रहा था कि कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। चालक ने शराब पी रखी थी। उनका ये भी कहना था कि चालक ने शराब पी रखी थी। और जो जिस चक्कर में बस पलटी है, बस पलटने के दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला है लखीमपुर खीरी में। श्रुति, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है ड्राइवर के खिलाफ राम जी? देखिए, संगत धाराओं में मुकदमा अगर देखा जाए तो लापरवाही का मुकदमा है। जो बस का जो परमिट है कि नहीं है, बस कहाँ से जा रही थी, इसका भी जांच का विषय है। इसको भी इस मुकदमे में शामिल किया गया है। और साथ साथ में जो लापरवाही, बड़ी लापरवाही है कि ड्राइवर के पास अपना एक लाइसेंस था कि नहीं था, ये बस कहाँ थी, इसका जो फिटनेस परमिट है कहाँ का था। पहलुओं पर पुलिस प्रशासन जांच करेगा। उसके बाद क्या कुछ खुलासे होते देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया राम जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।